अंतिम दिन बीजेपी के दिग्गजों ने हुंकार भरी है। शाम 5 बजे पहले चरण के लिए चुनावी कैंपेन थम चुका है और बीजेपी के तमाम दिग्गज आज गुजरात के रण में नजर आए। योगी आदित्यनाथ के रोड शो से लेकर तमाम स्टार कैंपेनर्स ने यह मोर्चा संभाल रखा था और इसी में आज चुनाव प्रचार पहले चरण का शाम 5 बजे थम चुका है। गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम चुका है, लेकिन इस प्रचार वॉर में बीजेपी ने विकास से आतंकवाद तक की बात की तो कांग्रेस ने औकात, जाति और रावण तक की बात कह डाली। यह चुनाव बीजेपी के लिए अस्मिता का सवाल है तो कांग्रेस के लिए अस्तित्व बचाने का। वहीं गुजरात के चुनावी रण में पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी अपना आधार बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी ने विकास की गाथा सुनाई, कांग्रेस ने औकात, जाति और रावण उतारा। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त का सब्ज बाग दिखाया। पहले चरण का वॉर, प्रचार धुआंधार। पहले चरण में 89 सीटों के लिए प्रचार थम जरूर गया, लेकिन इसमें नेताओं के बयान लंबे वक्त तक याद किए जाएंगे। प्रचार आक्रामक रहा, पार्टियां एक दूसरे पर हमले बोलती रहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने और कमतर बताने में किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने जमकर प्रचार किया और प्रचार की जंग में विपक्ष को पानी पिला दिया। इस बीच पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक भी हुए, जिसे बीजेपी ने लपकते देर नहीं लगाई। पीएम मोदी पर हालिया हमला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। आप खुद सुनिए पीएम मोदी पर खड़गे का हमला उन्हीं की जुबानी। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता। कांग्रेस नेता खड़गे का पीएम मोदी पर इतना बड़ा अटैक फिर देर किस बात की थी? बिना समय गवाए बीजेपी ने इस बयान को लपक लिया और मोर्चा बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने संभाला। सुनिए संबित पात्रा ने खड़गे के अटैक पर कैसा तीखा हमला बोला। A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। यह गुजरात का अपमान है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के। आप याद कीजिए, सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौदागर कह के संबोधित किया था आदरणीय सोनिया गांधी जी ने। चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता खड़गे का यह बयान कांग्रेस का सेल्फ गोल तो नहीं है। कांग्रेस की ओर से ऐसे बयान चुनावी माहौल में ही आते हैं, इसका असर चुनावी नतीजे के रूप में सामने भी आता है। 12 नवंबर को ऐसा ही बयान कांग्रेस के सीनियर लीडर मधुसूदन मिस्त्री ने दिया था। उन्होंने पीएम मोदी की औकात की बात कह दी थी। इस पर पीएम मोदी ने अपनी रैली में करारा जवाब दिया था। मधुसूदन मिस्त्री के पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक से कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी और इस बयान ने गुजरात चुनाव में आतंकवाद को उतार दिया। बीजेपी के नेता अपनी जनसभाओं और रैलियों में आतंकवाद की बात उठाने लगे और कांग्रेस पर हमले करने लगे, जिससे कांग्रेस का चुनावी माहौल भी बिगड़ने लगा और बीजेपी के प्रचार को मानो पंख लग गए। बीजेपी नेताओं ने इसे खूब उछाला। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव में पाकिस्तान और सद्दाम को भी उतार दिया। उन्होंने राहुल की बढ़ी हुई दाढ़ी पर तंज कसा और कह दिया कि राहुल गांधी इराक के राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन की तरह दिखते हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने बताया कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी को नीचा दिखाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। दरअसल मोदी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से अपशब्दों का ये सिलसिला 2009 में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने शुरू किया था। उन्होंने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे। फिर 17 अगस्त 2013 को गुलाम नबी आजाद के बोल बिगड़े।
फिर जयराम रमेश ने पीएम मोदी को भस्मासुर कह दिया। अब शब्दों का ये सिलसिला अब संख्या में 83 तक पहुंच चुका है। इसी महीने 17 तारीख को राहुल गांधी के नजदीकी और कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को रावण कहा, तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 28 नवंबर को पीएम की रावण से तुलना करके सेल्फ गोल कर दिया। बीजेपी इन अपशब्दों से विचलित नहीं होती, बल्कि इसका चुनावी फायदा उठाती है। पीएम मोदी खुद कहते हैं कि कांग्रेस के अपशब्दों के बदले जनता का उन्हें आशीर्वाद मिलता रहा है। यूं ही नहीं कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने अपशब्दों के पहाड़ पर चढ़कर अपनी आभा चमकाई है। इसीलिए तो पीएम मोदी जब ये नारा देते हैं कि आ गुजरात मैं बनाव्यू छे, मतलब इस गुजरात को मैंने बनाया है, तो जनता झूम उठती है, पीएम मोदी की दीवानी हो जाती है, क्योंकि पीएम मोदी आज गुजरात की पहचान बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुजरात में पहले चरण के लिए प्रचार थम गया। अब दूसरे चरण के चुनाव वाले इलाके में प्रचार की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनावी सीन से लगभग गायब नजर आते हैं। और ऐसे में सवाल ये कि 2017 के पिछले चुनाव में गुजरात में अड्डा जमाकर बैठे राहुल गांधी ने इस बार एक तरीके से दूरी से क्यों बनाई? चुनावी सीन से गायब रहने के पीछे आखिर राहुल गांधी की रणनीति क्या है? प्रचार से दूरी, राहुल की आखिर क्या है मजबूरी? फीका दिख रहा कांग्रेस का प्रचार, क्या जीत के नहीं है आसार? लगातार चुनावी हार से कांग्रेस के क्या पस्त हो गए हौसले, या फिर लंबी उड़ान की राहुल की बन रही रणनीति? इस बार गुजरात में जारी चुनावी जंग को हम फीका कहें तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। बीजेपी की ओर से धुआंधार प्रचार हो रहा है, आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, लेकिन कांग्रेस गायब है। वो कांग्रेस जिसने पिछले चुनाव में बीजेपी को 99 सीटों पर रोक दिया था, और उस सफलता के पीछे थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। लेकिन इस बार राहुल गांधी सीन से लगभग गायब हैं। यही वजह है कि गुजरात का चुनावी रण फीका दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, उनकी यात्रा चल रही है, जाहिर है उनके पास समय नहीं है। लेकिन गुजरात का मैदान बीजेपी के लिए बिल्कुल खाली छोड़ देना तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए घातक है, वो भी उस राज्य में जहां कांग्रेस को किसी चुनाव में कभी भी 30% से कम वोट नहीं मिले हैं। ऐसे में सीधा सवाल है कि राहुल गांधी आखिर प्रचार से दूरी क्यों बनाए हुए हैं? राहुल गांधी गुजरात चुनाव से लगभग दूरी बनाए हुए हैं। इसका एक प्रभाव तो जरूर जो है कि गुजरात चुनाव पे पड़ रहा है। उन्होंने गुजरात में केवल 2 जो है कि चुनाव क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार की अपनी शैली को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बदला है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा है वहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी चुनावी सभाएँ कर रही हैं, उसके तुलना में कांग्रेस खाटला परिषद या तमाम अन्य ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो डोर टू डोर एक तरह से कैंपेन अभियान का उसे हिस्सा कहा जा सकता है। कांग्रेस का चुनाव प्रचार एक अलग ढंग से एक अलग रूप रंग में नजर आ रहा है। तो ये कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि ये कांग्रेस की अपनी एक विशिष्ट रणनीति है। कांग्रेस लगभग 3 दशक से गुजरात में बीजेपी से हार रही है, लेकिन उसका वोट शेयर स्थिर और खासा बड़ा रहा है। वोट शेयर 30% से ऊपर रहा है। 2014 और 2019 में जब पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में सभी 26 सीटें जीत कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था, तब भी कांग्रेस का वोट शेयर 30% से ऊपर रहा था। 2017 में कांग्रेस बीजेपी से महज 22 सीटें पीछे थी, तब भी कांग्रेस का वोट शेयर 41.4% था। जाहिर है 2017 के चुनाव में राहुल गांधी की कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इन 5 सालों के दौरान राहुल ने न तो पार्टी की मजबूती के लिए कुछ किया, न ही अब पार्टी के लिए चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। सवाल है कि क्या इसके पीछे राहुल की कोई सोची समझी रणनीति है? कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि चुनावी मुकाबला अगर मोदी बनाम राहुल होता तो ये स्थिति बीजेपी के लिए बेहतर होती है। लिहाजा राहुल ने फिलहाल खुद को रास्ते से हटा लिया है
और 27 साल के सत्ता विरोधी रुझान के साथ ही पार्टी के स्थानीय नेताओं पर भरोसा जताया है। इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी ने अपनी महत्वाकांक्षा ताक पर रख दी है। सवाल है कि क्या राहुल बड़ी उड़ान की तैयारी कर रहे हैं? राहुल गांधी का जो पूरा का पूरा बना हुआ है, जब वो जिस भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं, तो वो भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से एक लंबी यात्रा है, 150 दिनों की यात्रा है, उससे ये स्पष्ट संदेश है कि उन्होंने अपने उद्देश्य को जो विधानसभा के चुनाव हैं उससे बदल के उन्होंने अपना टारगेट पॉइंट कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को रखा हुआ है। राहुल गांधी को प्रचार से दूर रखने की चाहे कांग्रेस की यह रणनीति हो, लेकिन इस तरह राजनीतिक राह से दूर होकर स्पेस रखना पार्टी हित में कभी नहीं कहा जा सकता। वो भी तब जब मैदान में मोदी और केजरीवाल की तरह खांटी राजनीति करने वाले लोग हों। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग वाले 19 जिलों में प्रचार का शोर थम चुका है। वोटिंग गुरुवार यानी कि 1 दिसंबर को होगी। पहले चरण में कुल 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। गुजरात के 19 जिलों में चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। इन जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार अब प्रचार नहीं कर पाएंगे। पहले दौर में राज्य में कुल 89 सीटों पर चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिनमें कुल 788 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। बीजेपी जहां टारगेट 150 के लिए फाइट कर रही है, वहीं कांग्रेस कम बैक की फिराक में है, जबकि आम आदमी पार्टी अपना आधार बनाने की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में कुछ सीटों पर संघर्ष त्रिकोणीय हो चला है। पहले चरण में 70 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 788 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गुजरात चुनाव में इस बार 39 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चुनाव आयोग की जानकारी के मुताबिक 339 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सभी 89 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस चरण में 88, बहुजन समाज पार्टी ने 57, भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने 14 और एआईएमआईएम ने 6 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों में से अनुसूचित जाति की 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 और बाकी 68 सामान्य सीटें हैं, जिन पर वोटर 1 दिसंबर को मतदान करेंगे। 1 दिसंबर को पहले फेज में जिन 19 जिलों में वोटिंग होनी है वो हैं कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाड, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नौसारी और वलसाड। तो पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, जो 89 सीटों को प्रभावित करता है। और इसी में और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष देसाई इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मनीष, देखिए, बीजेपी इस बार 150 के पार का नारा दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पूरे चुनाव प्रचार के शोर के दौरान सवाल यह है कि बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस कहां पर खड़ी होती नजर आती है, और आपकी एंट्री से किसको फर्क पड़ेगा और किसको फायदा पहुंचेगा? देखिए, मैं 2 हिस्सों में इसका जवाब दूं आपको कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से एक टारगेट दिया गया है 150 के पार का, वो उनके कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए था, वो उनको भगाने के लिए था, क्योंकि जो बीजेपी का कार्यकर है वो सुस्ता सा गया था। तो इसके लिए इनके हर तरह के जो प्रचार है उसमें हर बार ये नारा दिया गया कि हर रिकॉर्ड तोड़ने 150 के पार जाना है, और इसको लेकर बीजेपी चली है। हालांकि केंद्रीय से लेके राज्य के सभी नेतृत्व जो है, बीजेपी के आला कमान के जो नेता है, वो सारे इसी टारगेट के साथ चले, और इस तरह का पूरा एक तरह से कहे कि भारी जुस्से के साथ पूरा प्रचार किया गया है। अब दूसरी बात, कांग्रेस और आपकी बात करें, आपकी एंट्री इस बार जरूर हुई है, और ये खतरा है दोनों पार्टी के लिए। ज़्यादा नुकसान दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जो वोट कांग्रेस से नाराज है या बीजेपी से नाराज है, वो कहीं ना कहीं बंटने वाला है, वो आप में जा रहा है।
तो ऐसे में फायदा दोनों पार्टी का होगा, नुकसान भी दोनों पार्टी का होगा, लेकिन जो ओवरऑल अगर असेसमेंट करें तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी का हो रहा है और भाजपा का फायदा इसमें ज्यादा दिख रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो प्रचार वो धीमा भी नजर आया। जाहिर बात है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए यहां पर डबल चैलेंज है, यानी कि एक तरफ अपने वोट बैंक को बचाना भी है तो दूसरी तरफ वोट बैंक को बढ़ाना भी है।